जम्मू कश्मीर में बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। आज सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिवार ने इसकी जांच की मांग की है और कहा है कि जो भी इसके लिए दोषी है उन्हें ढूंढा जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये तस्वीरें बीजेपी नेता राकेश पंडिता के घर की हैं। उनका परिवार राकेश पंडिता की हत्या से टूट गया है। घर वालों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हुआ है। जिस कश्मीर के विकास के लिए, जिस कश्मीर की प्रगति के लिए राकेश पंडिता काम कर रहे थे, उसी कश्मीर में आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। पापा बहादुर थे, उन्होंने वहाँ उनको पता था वहाँ खतरा है। वो मुझे बोलते थे कि पारस मैनेज करना, मुझे अगर कुछ हो गया तो फिर भी तू ही संभालना घर का। उनको पता था उनको खतरा है, फिर भी जाते थे वहाँ। नेशनलिस्ट थे। राकेश पंडिता के परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले, उनके साथ काम करने वाले सब बेहद दुखी हैं। बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता के बेटे चाहते हैं कि इस बात का जल्दी पता लगाया जाए कि उनके पिता की हत्या के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। अगर साजिश है तो इंक्वायरी की जाए और पता किया जाए कि इनके इस सिचुएशन के पीछे कौन कौन थे। जब भी घर पे भी होते थे कहते थे मैं ये करूँगा, मैंने ये किया, अच्छे काम। मैं भी खुश होता था कि पापा ने, प्राउड था मैं काफ़ी। बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता पर उस वक्त हमला किया गया जब वो अपने दोस्त के घर गए थे। रात करीब 10 बजे जब वो अपने दोस्त के घर में थे, तभी आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में उनके दोस्त की बेटी भी जख्मी हो गई। कायर पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में छुपकर कश्मीर घाटी के त्राल में श्री राकेश पंडिता जी के ऊपर हमला किया और इस हमले में राकेश पंडिता जी शहीद हो गए। कायर पाकिस्तानियों ने छिपकर रात के अंधेरे में पीठ पर वार किया है। इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। कायर आतंकियों ने उस शख्स की हत्या की जो कश्मीरियों के लिए काम कर रहा था, जो कश्मीरियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। लेकिन आतंकियों को इसमें अपनी हार दिख रही थी, इसलिए बौखलाकर वो राकेश पंडिता जैसे लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, जो आतंक फैलाने वाले उनके इरादों को ध्वस्त कर रहे हैं। तो इसकी मन में वहाँ के लोगों की सेवा करने की, वहाँ डेवलपमेंट हो जाए, वहाँ ग्रोथ हो जाए। और ये था भी पॉपुलर, आम जनता में वहाँ पर ये पॉपुलर था, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये उसका शिकार हो गया है जो ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर के लोग तरक्की कर लें, कश्मीर में डेवलप। राकेश पंडिता की पत्नी के मुताबिक इलाके में कई ऐसे लोग भी थे जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि दूसरे समुदाय का कोई शख्स यहाँ पर क्यों आगे बढ़ रहा है। ये होते थे हमारे सामने, तो नहीं बोलते थे मगर पेड़ पीछे वार करते थे, ऐसे ये है वो है, ये इसको नहीं प्रेसिडेंट बनना चाहिए कि हम ही बने, यहाँ हिंदू क्यों बनेगा, मुस्लिम ही अगर रहेंगे पार्टी में प्रेसिडेंट तो वो अच्छा है, वो सबसे बेटर है। तो अच्छे भी बहुत है तो मगर कुछ है तो जो नहीं चाहते थे, कुछ है तो जो ये चाहते थे। इसके मुताबिक राकेश पंडिता को सुरक्षा मिली हुई थी। उन्हें 2 PSO दिए गए थे, लेकिन जब आतंकियों ने हमला किया तो उस वक्त PSO वहां नहीं थे, क्योंकि राकेश पंडिता बिना अपनी सुरक्षा लिए वहां गए थे। SOP के मुताबिक उन्हें PSO को साथ लेकर जाना चाहिए था। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि जिन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है वो कहीं भी उसके बिना न जाएं। ट्वीट में IGP कश्मीर ने कहा है, जिन्हें भी सुरक्षा मिली है उन्हें कहीं भी बिना अपने PSO को साथ लिए नहीं जाना चाहिए। खतरे के ग्राउंड असेसमेंट के बाद ही कहीं भी जाने की अनुमति होगी। सभी लोगों से निवेदन है कि SOP का पालन करें और अपनी जिंदगी को खतरे में न डालें। लेकिन जम्मू कश्मीर बीजेपी के महासचिव अशोक कौल पुलिस और खुफिया एजेंसियों पर बीजेपी नेताओं की सुरक्षा देने में नाकामी का आरोप लगा रहे हैं। ABP न्यूज से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया है कि सुरक्षा तंत्र बीजेपी नेता को बचाने में नाकाम रहा। ये एक पॉलिटिकल किलिंग है। जैसे पिछले कहीं सालों से यहाँ इस प्रकार की पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही है और विशेषकर ये टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को के वर्कर को, और उसी कड़ी में कल ये जो हत्या हुई है मैं उसको एकदम ये पॉलिटिकल किलिंग्स है। मिलिटेंट्स, टेररिस्ट्स यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़
होना नहीं चाहते हैं, इसलिए उस प्रकार की ये किलिंग करेंगे। जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, मुझे उसमें ये कहना है कि ये सिक्योरिटी की भी कहीं ना कहीं लैप्स है। वहां की सिक्योरिटी सिस्टम जो है, जो ग्रिड है सिक्योरिटी का त्राल शहर में, क्या उनको ये पता नहीं है कि यहाँ घूम रहे हैं लोग? क्या उनको ये जानकारी नहीं मिली है कि भाई वहां इस प्रकार की रैकिंग हो रही है? उससे वो कैसे बच सकते हैं? उसको उससे नहीं बचना चाहिए। मैं उसको ये मानता हूं कि ये उनका भी लैप्स है। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सहित जम्मू कश्मीर की दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने राकेश पंडिता की हत्या की निंदा की है, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया है कि आतंकी बौखलाए हुए हैं। एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट में उनका लगातार सफाई किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर 370 हटने के बाद विकास के कामों में जबरदस्त तेजी लाई गई है। इसलिए आतंकियों और उनके आकाओं को लग रहा है कि अब उनके मंसूबे फेल हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौते को आज 100 दिन पूरे हो गए। एलओसी पर शांति है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में जुटा हुआ है। आज आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को यह सब रोकना ही होगा। यही नहीं, राजस्थान और पंजाब बॉर्डर से लगातार ड्रग्स और हथियार भी पाकिस्तान भारत में भेज रहा है। जिस एलओसी पर आए दिन गोलाबारी की आवाजें आती थी, अब वहां पिछले 100 दिनों से शांति है। जिस एलओसी पर आए दिन भारत और पाकिस्तान की सेना में झड़पें होती रहती थीं, अब वहां शांति के 100 दिन हो चुके हैं। हालातों का जायजा लेने खुद आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे श्रीनगर में थे। सीज फायर समझौते के बाद की शांति पर उन्होंने खुशी जताई है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। Trust is a very difficult thing to come by and it takes a very long time to develop. And there have been decades of mistrust between Pakistan and India, and obviously the situation on that score cannot change overnight. दरअसल पाकिस्तान की तरफ से भले ही गोलाबारी बंद हो गई है, सीज फायर नहीं तोड़ा जा रहा हो, लेकिन बावजूद इसके वो भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने से पीछे नहीं हट रहा है। पीओके में टेरर पैड्स एक्टिव हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि आतंकियों को भारत में घुसा दिया जाए। इसलिए जनरल नरवणे ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा है कि ऐसी गतिविधियों को पाकिस्तान को बंद करना ही होगा। If they stop and desist from trying to push terrorists across and foment trouble in India, then all these small steps will definitely go incrementally to build up that level of trust between the two countries. So as I said, the onus is entirely on Pakistan to build up on whatever we have achieved so far. जनरल नरवणे जो बात कह रही हैं, उसका एक बेहद मजबूत आधार है। सीमा पर गोलाबारी तो बंद हो गई है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। और साथ ही कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद भी जारी है। हालांकि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना ने आतंकवादियों की टॉप लीडरशिप का करीब सफाया कर दिया है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर लगातार ऐसी गतिविधियां जारी हैं जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा है। सीमा पार से लगातार हथियारों और ड्रग्स को भारत भेजा जा रहा है। बीएसएफ ने बीकानेर में अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स का जखीरा पकड़ा है। पाकिस्तानी तस्कर ड्रग्स के 54 पैकेट्स को पकड़ा है। मामला बीकानेर से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सीमा चैकी बंडली के इलाके का है, जहां ड्यूटी पर तैनात जवानों को तारबंदी के नजदीक कुछ हलचल दिखाई दी। जैसे ही सीमा प्रहरियों ने तस्करों को ललकारा और फायर किए, तो अंधेरे और खराब मौसम का फायदा उठाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। बीएसएफ ने करीब 57 किलो हेरोइन पाकिस्तानी तस्करों से जब्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 270 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पाकिस्तानी तस्करों के खिलाफ सीमा पर ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। पाकिस्तान की इन्हीं सारी हरकतों को देखते हुए उस पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है। इसी साल मार्च में 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को भी बीएसएफ मार गिरा चुकी है।
बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डीजीसीआई ने नोटिस जारी कर गौतम गंभीर से जवाब मांगा है। बड़ी खबर इस समय की, डीसीजीआई ने पूछा है कि गंभीर ने कोरोना काल में जो दवाइयां बांटी थी, क्या इसके लिए उनके पास दवाइयों का लाइसेंस था। हम आपको बता दें कि गौतम गंभीर फाउंडेशन की तरफ से 1100 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त में दवाएं उपलब्ध कराई गई थी और अब डीसीजीआई से ये पूछा गया है कि क्या उनके पास लाइसेंस था इन दवाइयों का। तो लगातार हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद कि जिन भी लोगों ने ऑक्सीजन या दवाइयों की सप्लाई की है, उन सभी की जांच होनी चाहिए कि ये दवाएं और ये ऑक्सीजन उनके पास कहां से आई, क्योंकि सप्लाई चेन में इससे दिक्कत हुई। बहुत से लोगों तक जिनको जरूरत थी वो नहीं पहुंची दवाइयां और ऑक्सीजन। तो कोर्ट के रुख को देखते हुए अब डीसीजीआई ने भी गौतम गंभीर फाउंडेशन से ये पूछा है कि क्या जो मरीजों को मुफ्त में दवा मुहैया कराई गई उसका लाइसेंस उनके पास था। अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, इस पूरी खबर पर मैं अपडेट आपसे चाहूंगी, क्योंकि मदद पहुंचाने में सिर्फ गौतम गंभीर नहीं थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये दवाएं और ऑक्सीजन पहुंचाई। निश्चित तौर पर, लेकिन शुरुआती तौर पर हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें गौतम गंभीर का नाम है और उसके अलावा जो है आम आदमी पार्टी के पार्षद है विधायक हैं प्रवीण कुमार, उनका नाम है। तो जो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ड्रग कंट्रोलर ने अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट की है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने लोगों के लिए मदद करने के लिए ये दवा तो जरूर ली है, लेकिन जिस तरीके से दवा हासिल की गई है वो नियमों के खिलाफ था और इसी वजह से अब उनकी फाउंडेशन से जवाब मांगा है कि क्या ये जो दवा का वितरण किया गया इसका उनके पास लाइसेंस था। क्योंकि हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए यही कहा कि हो सकता है इनका मकसद सही हो, लेकिन ये जो तरीका है ये गलत था, क्योंकि हो सकता है कि उनके इस मकसद की वजह से जो बड़ी मात्रा में इन्होंने दवा अपने पास रख ली थी उसके चलते लोगों जो जरूरतमंद लोग थे उनको दवा ना मिल पाई हो और उसकी वजह से कई लोगों की हो सकता है मौत हो गई हो। और इसी वजह से हाईकोर्ट ने आज के आदेश में ड्रग कंट्रोलर से कहा है कि गौतम गंभीर समेत अन्य जो लोग हैं उनकी भी मामले की जांच की जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां आवारा जानवरों को पकड़ने गई टीम पर हमला हो गया। नगर निगम का दस्ता शहर में आवारा जानवरों को पकड़ने गया था, लेकिन जूही परमपुरवा इलाके में टीम पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। कई कर्मचारियों को इसमें चोट लगी है। तो आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए जब नगर निगम की टीम पहुंची तो लोगों ने उल्टा नगर निगम की टीम पर ही हमला बोल दिया। जूही परमपुरवा इलाके में ये टीम पहुंची थी, कई कर्मचारियों को इसमें चोट लग गई है। ये तस्वीरें हम आपको कानपुर से ही दिखा रहे हैं, जहां पर नगर निगम की टीम जब आवारा पशुओं को पकड़ने पहुंची। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के अभिभावकों से बात की है। अभिभावकों का कंसर्न मार्किंग स्कीम को लेकर है। जिस तरीके से 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, उसके बाद 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभावकों से बात की है, उनकी चिंता को समझने की कोशिश की है, क्योंकि एक मार्किंग स्कीम बनानी बहुत जरूरी है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं का साल होता है 12वीं का, और उसमें अगर मार्क्स अच्छे ना हो तो आगे आने वाले छात्र के भविष्य में दिक्कत आ सकती है, विदेशों में भी एडमिशन को लेकर दिक्कत आ सकती है। तो सीबीएसई की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी अचानक शामिल हुए, छात्रों और अभिभावकों से बातचीत की, जानने की कोशिश की क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्योंकि मार्किंग स्कीम को लेकर छात्रों में बहुत कंफ्यूजन है। और विकास भदौरिया ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास, में इस बैठक से जुड़े अपडेट चाहूंगी आपसे। ये देखिए, दोपहर बाद ये बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में सीबीएसई ने तमाम जो छात्रों के छात्र हैं उनको आमंत्रित किया था और इसके अलावा कुछ पेरेंट्स के एसोसिएशन को बुलाया था। इस बैठक का मकसद था कि 12वीं के जो छात्रों का परीक्षा परिणाम है उसके लिए किस फार्मूले के तहत परिणाम घोषित किए जाए, ताकि एक सर्वसम्मति से व्यापक किसी फैसले पर पहुंचा जा सके। और इसी बैठक के दौरान अचानक से पीएम मोदी ने भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीबीएसई ऑफिस को संपर्क किया, उनकी जो वर्चुअल मीटिंग के लिंक थे उसको मंगाया और पीएम सीधे जुड़ गए। अचानक पहुंचे पीएम की इस बैठक में शामिल होने से सभी लोग अचानक से चौंक गए और उसके बाद पीएम ने वहां पर छात्रों से, उनके पेरेंट्स से, सीबीएसई के अधिकारियों से बातचीत की। परीक्षा परिणाम जो परीक्षा जो 12वीं की रद्द की गई है उसको लेकर उन्होंने बातचीत की, उसके असर को लेकर उन्होंने समझने की कोशिश की। और
और तकरीबन प्रधानमंत्री 20 से 25 मिनट इस बैठक। चलिए, ये खबर एक अच्छी उम्मीद जताती है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि इस बैठक में जुड़े हैं, अभिभावकों से उन्होंने बातचीत की है, तो एक अच्छी तरह से जो मार्किंग स्कीम है उस पर काम किया जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां समाजवादी पार्टी के नेता के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बार वालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए दिख रहा जो शख्स है वो समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव हैं। साले की शादी में शैलेंद्र यादव इतने मदहोश हुए कि मंच पर पहुंचकर ठुमके लगाने लगे। तो बार बालाओं के साथ इन नेताजी के ठुमके आप देखिए, ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बार बालाओं के साथ साले की शादी में ये ठुमके लगाते हुए दिखे और अब ये वीडियो खूब वायरल है। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। शैलेंद्र यादव हैं ये समाजवादी पार्टी के नेता। तो फिलहाल मातृभूमि में मेरे साथ इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।